बच्चों अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स में आ रहे हैं जीएसटी में। और आपने बहुत ये सुना होगा इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, है ना। काफी हद तक मतलब अंग्रेजी है, नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। ये जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो कोई ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही हुआ तो वो इंट्रा स्टेट है। और आप लोग ज्यादातर वेस्ट बंगाल से हैं, तो कोई ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल में हुआ तो वो इंटर स्टेट है। ठीक है, ज्यादातर इसमें क्या होगा कि वो लोग शहर का नाम लिख देंगे और शहर के नाम में आपसे कई बार एक्सपेक्टेड होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर किस स्टेट में है। तो अगर आपको जैसे आप वेस्ट बंगाल में कोलकाता के अलावा कोई शहर बताइए। आसनसोल। हाँ, आसनसोल। आप चेक कर लीजिएगा मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो अगर किसी को यही नहीं पता हो कि आसनसोल वेस्ट बंगाल में है, तो वो ये नहीं पहचान पाएगा कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट। बट ज्यादा आपको इसकी चिंता नहीं करनी, बहुत ज्योग्राफी मजबूत करने की जरूरत नहीं है। जनरली ऐसा शहर दिया रहेगा जिसका आपको पता होगा कि वो कौन सा स्टेट है। और अगर एक दो क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं यार हमें तो नहीं पता है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो थोड़ी सी ज्योग्राफी भी आपको मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जीएसटी आपको दिया गया है 18%, तो इस केस में दो विभाजन होंगे, दो पार्ट होंगे। सीजीएसटी जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब जीएसटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये हो जाएगा 9% और ये हो जाएगा 9%। अगर आप जीएसटी का फुल फॉर्म आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं कि जीएसटी होता है क्या। भाई बताइए, बोलिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, सर्विस है या सर्विसेज, चेक कर लीजिए, ऐसा है। ठीक है, जो भी है। और यहाँ पे सी जो है, सी क्या है? सेंट्रल को डिनोट करता है, सेंट्रल जीएसटी। और एस क्या है? स्टेट जीएसटी। फिर उसी जीएसटी अगर 18% है तो उसे दो पार्ट में ऐसे तोड़ा जाएगा यदि इंट्रा स्टेट वाला केस है तो। और अगर जीएसटी 18% है और इंटर स्टेट वाला केस है तो स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। आईजीएसटी पूरा 18% ही होगा। यहां पे आई वर्ड का मतलब है इंटीग्रेटेड। ठीक है, हालांकि कोई आपसे फुल फॉर्म भी नहीं पूछेगा, बट क्या होता है कि बिना फुल फॉर्म जाने पूरी फीलिंग नहीं आती है किसी भी चीज की, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा तो जीएसटी का परसेंटेज बंटवारा होगा, और जब भी इंटर स्टेट होगा तो जीएसटी का परसेंटेज बंटवारा नहीं होगा। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो आईजीएसटी और सीजीएसटी को पाने वाला एक ही है, भारत सरकार। ठीक है, लेकिन आईजीएसटी इंटीग्रेटेड है, बोल रहा है, इंटीग्रेटेड वर्ड ही बोल रहा है कि इसमें स्टेट को कुछ नहीं मिलने वाला। और सेंट्रल और स्टेट अपने नाम से ही काफी क्लियर है और वो पूरा बता रहे हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अगर ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर ही हो रहा है तो वो इंट्रा स्टेट है, और उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य स्टेट में हो रहा है तो इंटर स्टेट है। और यहाँ पे कोई भी स्टेट हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं इसलिए मैंने यूपी का केस लिया है, आप कहीं से भी कहीं लिख सकते हैं। इनफैक्ट दूसरे यूनियन टेरिटरी में भी जाता है तो भी वो इंटर स्टेट ही कहलाता है। मान लीजिए कि
गुजरात से दादरा एंड नगर हवेली में गया तो भी वो इंटर स्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी बोर्ड पे वो कॉपी कर लीजिए। तो पिछली स्लाइड में जो हम लोगों ने पढ़ा वहां पे देखिए मैंने क्या बोला था कि ये 9% हो जाएगा, ये 9% हो जाएगा और ये पूरा 18% होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा है कि हमेशा इंट्रा स्टेट में 9% होगा और हमेशा इंटर स्टेट में 18% होगा। असली में 4 स्लैब्स है, एक 5% वाली, एक 12% वाली, एक 18% वाली और एक 28% वाली। तो जो भी होगा उसका यहां आधा आधा होगा और यहां ये पूरा आएगा, ऐसा मैंने कहा है। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी में आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये हम लोग देख लिए हैं। एसजीएसटी का एक और मतलब है यूटीएसजी, यूटीजीएसटी। ये बताइए ये क्या होता है यूटीजीएसटी, बोलिए। सर यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल 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 सही बताया आपने, यूनियन टेरिटरी। और यहां पे इंटीग्रेटेड वर्ड होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और यूटी का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी। बाकी आप जीएसटी का फुल फॉर्म जानते ही हैं, तो इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन के इधर है क्या बताइए, इंट्रा स्टेट है ना। जब भी इंट्रा स्टेट, मतलब एक दूसरी तरीके से मैंने उसी टेबल को लिखा है, जब भी इंट्रा स्टेट की आवश्यकता होगी तब हम लोग एसजीएसटी, सीजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी की चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी इंटर स्टेट होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत कम हो जाएंगे, तब हमें सिर्फ आईजीएसटी का काम रह जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल को भी आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो अब कुछ वर्ड शुरू कर रहा हूं मैं। होलसेलर, डीलर, कंज्यूमर। कंज्यूमर का ही दूसरा नाम है कस्टमर। डीलर जैसा ही होता है रिटेलर। ठीक है, होलसेलर जैसा वर्ड आपको दिखेगा वो होगा ट्रेडर। ठीक है, हालांकि इनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है अगर हम लोग स्ट्रिक्ट कॉमर्स में जाएं, लेकिन उतना हमें करने की जरूरत नहीं। तो ज्यादातर आपको इस तरह से ट्राई पार्टी ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। जब यहां से यहां ट्रांजैक्शन होगा और यहां से यहां ट्रांजैक्शन होगा तो प्राइस बढ़ता जाता है। ये तो आपको पता भी है कि भाई कोई मान लीजिए यहां से 100 रुपए की चीज खरीदी इसने डीलर ने, तो वो 120 की बेच देता है, 20% प्रॉफिट कमा लेता है। इस तरह के क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 में हम लोग ने किए भी है, बट वहां पे कोई टैक्स कैलकुलेशंस नहीं होती थी। अब यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशंस भी होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपके, मतलब इसको मैं एक ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, इसको मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, तो ये एक डबल ट्रांजैक्शन सिस्टम है और ट्राई पार्टी सिस्टम है। ज्यादातर सवाल ऐसे ही आपके में आएंगे। और कभी कभी कठिन करने के लिए ऐसा हो सकता है कि इसमें एक और पार्टी को जोड़ दिया जाए, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर या फिर उसी का सिनोनिम है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर के बाद डीलर और फिर कंज्यूमर आ जाए, ऐसा हो सकता है। कभी कंज्यूमर को छुपा ही देगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डीलर, फिर ट्राई पार्टी सिस्टम मिल जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती रहती। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं दे आर फोकस्ड अराउंड द मिडिल मैन।
दे आर फोकस्ड अराउंड डीलर और रिटेलर। ठीक है, तो ये जरा मतलब बनाना आप सीख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते ही ये बनाना आपको आना चाहिए। हम लोग अपने YouTube वीडियो में भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए हैं, जबकि ML अग्रवाल ने और सेलिना ने इस तरह से बनाया नहीं है कभी। और भी स्कूल टीचर्स भी सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह ही सॉल्व करते हैं जैसे मैंने किया है। तो हम लोग भी इसको बनाना सीखेंगे और बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल अलाउड है, और ऐसा करने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है और आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें दो और वर्ड मैं जोड़ना चाहूंगा इसी चार्ट में। देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखिए, ये अगर देखा जाए तो ये कॉस्ट प्राइस किसके लिए, डीलर के लिए या होलसेलर के लिए? डीलर के लिए। हाँ, और ये सेलिंग प्राइस किसके लिए, डीलर के लिए या कंज्यूमर के लिए? ये भी सेलिंग प्राइस डीलर के लिए ही है। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि सारा जो ट्रांजैक्शन का सिनेरियो है दैट इज फोकस्ड अराउंड द डीलर। डीलर के हिसाब से सारी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये भी ट्रांजैक्शन डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है। अरे भाई, मान लो 100 रुपए में ट्रांजैक्शन हुआ तो होलसेलर ने 100 रुपए में बेचा और डीलर ने 100 में खरीदा, तो खरीदा तो कॉस्ट प्राइस डीलर के लिए। यहां 120 में हुआ ट्रांजैक्शन, डीलर ने 20 रुपया मार लिया बीच में, तो 120 जब चला यहां पे तो डीलर के लिए वो 120 सेलिंग प्राइस था और कंज्यूमर के लिए वो 120 फिर से कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीपी और एसपी जो चलता है वो डीलर के हिसाब से चलता है। यहाँ पे बहुत ही मामूली चीज आएगी एक, वो होगी प्रॉफिट, जो आप पहले से ही जानते हैं अपने पुराने ज्ञान से। कई जगह लिखा हुआ है डीलर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5000 रुपीज। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है उसमें 5000 जोड़ के सेलिंग प्राइस निकाल देना है, या आप ये कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जनरली केस आपको ऐसा ही पूछा जाएगा जहां पे डीलर प्रॉफिट कमाता होगा। फिर भी एक केस हम लोग ऐसा कर लेंगे जहां पे डीलर लॉस में भी होगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है कि बोर्ड एग्जाम में आए, बट सीखने के हिसाब से वो भी आपको आना चाहिए। अब देखिए, इधर पे सामान इस डायरेक्शन में जा रहा है, रुपया यानी पेमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जीएसटी भी इस डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना, पेमेंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है, पेमेंट आपको मालूम ही है कि उस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया था, वरना डायग्राम अपना सुंदर नहीं दिख रहा है। लेकिन अब जीएसटी यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी जीएसटी लिखा है, बट दोनों जगह इन जीएसटी का अलग अलग मतलब है। बताइए कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है? सर, इनपुट होलसेलर वाला है और आउटपुट कस्टमर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये हो गया इनपुट जीएसटी और ये हो गया आउटपुट जीएसटी। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि जो जीएसटी सबमिटेड बाय डीलर होता है वो होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ये बहुत जगह आपको करना पड़ेगा। जीएसटी सबमिटेड बाय डीलर, ये होगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो अब देखिए, हम लोग ने कितने तरह के जीएसटी सीखे अभी तक। ये दोनों जीएसटी जो है वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से है। ठीक है सर,
ये सीखे, ये दो जो हैं ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से, और इंट्रा और इंटर इसके हिसाब से भी हम लोगों ने सीखे। इंट्रा के हिसाब से क्या था, सीजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी सीजीएसटी में कोई फर्क नहीं है, तो केवल जगह की बात है। फिर एसजीएसटी और फिर आईजीएसटी। लेकिन इसको आप ओजीएसटी मत लिखिए, और इसको आप अगर आईजीएसटी लिख दिए तो फिर ये इससे क्लैश हो जाएगा। तो हमेशा इसको पूरा लिखना आउटपुट जीएसटी और इसको पूरा लिखना इनपुट जीएसटी। ये माइनर मिस्टेक आपसे हो जाती है ना। सर अगर आईजीएसटी वाला केस आया, जीएसटी सबमिटेड बाय डीलर, तो फिर क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट? आईजीएसटी हो, आईजीएसटी माइनस सीजीएसटी सेंट्रल का ही लेंगे ना, एसजीएसटी नहीं लेंगे उस केस में। देखिए चाहे जैसा भी केस हो, आप जीएसटी सबमिटेड बाय डीलर आउटपुट माइनस इनपुट ही लेंगे। फिर आउटपुट के अंदर डिसाइड होगा कि इंट्रा या इंटर के हिसाब से क्या है, और इनपुट के अंदर डिसाइड होगा या कि इंट्रा या इंटर के हिसाब से क्या है। डिफरेंस इन आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी ही ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। ये जो डिफरेंस है ये हमेशा काम आएगा, चाहे कोई सा भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ भी लग रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब केस आएगा और समझ में आएगा आपको। मतलब आप जैसे एक मामूली सा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। जैसे मान लो कि आउटपुट जीएसटी किसी तरह से ₹140 आया और इनपुट जीएसटी ₹100 आया, तो जीएसटी सबमिटेड बाय डीलर होगा 140 माइनस 100 यानी कि ₹40। अब होता क्या है, ये कई बार मैं इस पॉइंट पर चर्चा करूंगा कि ₹140 जो है वो पूरा कंज्यूमर के पॉकेट से निकाला जाता है। उस 140 का बंटवारा किसके किसके बीच में होता है, डीलर और होलसेलर के बीच में। लेकिन इस 140 का बंटवारा जो हो रहा है 100 और 140, ये डीलर और होलसेलर अपने पास रखते नहीं है, ये भी सरकार के पास पहुंचा देते हैं। तो 140 का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ, 140 आया और डीलर के रास्ते होते हुए गवर्नमेंट को चला गया। अब स्टेट और सेंट्रल इसका अभी आप चिंता ना करें। फिर 140 का गवर्नमेंट को कितना चला गया, ₹40 डीलर से, थ्रू डीलर। ठीक है ना, ये रास्ता देखो थ्रू डीलर जा रहा है, और फिर एक और थ्रू होलसेलर गवर्नमेंट को चला गया कितना, ₹100। तो ट्रेडर ने अपनी जेब से ₹1 नहीं दिया, सॉरी होलसेलर ने अपनी जेब से ₹1 नहीं दिया, डीलर ने अपनी जेब से ₹1 नहीं दिया, सारा पैसा कस्टमर की जेब से आया। तो पहले भी जितने टैक्स थे वहां पे भी ऐसा ही होता था। तो जीएसटी में उस हिसाब से कुछ नया नहीं है। ये तो पूरा फुल अमाउंट चल जाता है। एक और बात मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल बोलना चाहूंगा कि ₹140 जो है वो सीधे कंज्यूमर जाकर सरकार को नहीं दे रहा है। कंज्यूमर कह रहा है डीलर ये लो ₹40 और जाके सरकार को दे देना, कंज्यूमर कह रहा है होलसेलर ये लो ₹100 और जाके सरकार को दे देना। तो इसीलिए ये जो जीएसटी है ये अपना क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जो आपका इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कंज्यूमर से सरकार डायरेक्टली नहीं ले रही है, इनडायरेक्टली ले रही है। इस रास्ते ले रही है डीलर से होते हुए और इस रास्ते ले रही है गवर्नमेंट से होते हुए। असली में ये जो ₹100 है ये भी सीधे नहीं जा रहा है, ये रास्ता भी सीधे बनाना थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये ₹140 इसको दे देता है, उसमें से ₹100 ये रख लेता है और सरकार को दे देता है, उसमें से ₹40 ये रख लेता है और फिर सरकार को दे देता है। ये बोलना ज्यादा अच्छा होगा। तो और सवाल आने दीजिए और क्लैरिटी आएगी। अब हम लोग एक असली सवाल करते हैं, ठीक है।
असली सवाल क्या कहता है, अ डीलर बेस्ड इन इलाहाबाद purchased a mobile from Apple manufacturing plant in Noida at ₹80,000। यानी कि भाई डीलर और एप्पल की जो ट्रांजैक्शन हुई वो 80,000 रुपीज में हुई। डीलर इज बेस्ड इन नोएडा, गलत बोल दिया मैंने, डीलर इज बेस्ड इन इलाहाबाद, है ना, ऐसे लिखा है ना, एंड एप्पल मैन्युफैक्चरर इज बेस्ड इन नोएडा। ठीक है भाई, सही चल रहा है। अच्छा, अब उसके बाद ही सोल्ड इट टू अ कंज्यूमर इन मुंबई एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। ठीक है, तो डीलर ने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये वाला ट्रांजैक्शन कितने में हुआ होगा? बोलिए। अरे 80,000 में खरीदा, 10,000 प्रॉफिट कमाया, तो कितने में बेचा होगा? 90,000। ठीक है, तो अभी मतलब इस वाले कैलकुलेशन में हम कोई जीएसटी वीएसटी अभी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी जीएसटी का पूरा स्वरूप इस क्वेश्चन में आएगा। अच्छा, एक बार फिर से, अ डीलर बेस्ड इन इलाहाबाद परचेज्ड अ मोबाइल फ्रॉम एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन नोएडा at ₹80,000. He sold it to a consumer in Mumbai, rich consumer, at a profit of ₹10,000। तो 10,000 बढ़कर यहां पे आया है, इसलिए ये 90,000। If GST was 28%, लग्जरी आइटम है, एप्पल का मोबाइल है, इसलिए हाईएस्ट स्लैब में जीएसटी लगा हुआ है। फाइंड द फॉलोइंग। अब हम लोग कई सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है मैं यहां पे लिखता चला जाऊंगा, आप लोग अपने आंसर तुरंत तुरंत दे सकते हैं। तो पहले 3 बहुत ही मासूम सवाल आप लोग बता सकते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर क्या होगा? लिखा ही होगा, ₹80,000। सेलिंग प्राइस फॉर डीलर ₹90,000। प्रॉफिट अर्न बाय डीलर ₹10,000। ऐसे सवाल आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये 3 बातें, इसलिए मैंने यहां पे ये करके दिखाया। कई बार वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस करके लिखेंगे भी, लेकिन मैं उसे ट्रांजैक्शन प्राइस बोलना पसंद करता हूं, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर है। जो भी कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर है वो मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात और आप बताइए कि भाई नोएडा से इलाहाबाद जा रहे हैं, मैं खुद ही बता देता हूं, नोएडा भी उत्तर प्रदेश में है और इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? विच टाइप ऑफ सेल इज दिस? एसजीएसटी और सीजीएसटी। नहीं, अरे उसका डिटेल में नहीं जाना। कौन सा स्टेट? ट्रास्टेट बताइए। हाँ, ये वाला है इंट्रा स्टेट, अपने ही स्टेट में है, याद रखिए, बस फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला है इंट्रा स्टेट और ये वाला है इंटर स्टेट, क्योंकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और मुंबई बोलिए महाराष्ट्र में। वेरी गुड, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब यहां पर इंट्रा स्टेट हो गया और यहां पे इंटर स्टेट हो गया, तो अलग अलग तरह की जीएसटी यहां पे लगने लगेंगे। अभी उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इधर तरफ इनपुट जीएसटी और इधर तरफ आउटपुट जीएसटी, ये तो बदलेगा ही नहीं, चाहे जैसा हो। इंटर से भी यहां कोई मतलब नहीं है। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी हमेशा उतना ही आता है, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं होता आउटपुट जीएसटी। ठीक है भाई, यहां बताइए जीएसटी परसेंट 28% है, तो इनपुट जीएसटी कितना होगा? करिए भाई, 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये वाला 80,000, ठीक है,
और ये वाला भी 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये वाला 90,000। फटाफट कैलकुलेट करिए, बहुत ही दो कौड़ी की कैलकुलेशन है। Sir, 2800 is the GST. 2800 तो आप गलत बता रहे हैं। मैंने आपको ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन माइनस भी कर दिया है सर। नहीं, आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है। सर जो इनपुट जीएसटी है सर वो 22400 है। हाँ 22400 ये आप बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। 28 करके आप बोल रहे थे तो मैंने मना किया। सर वो मैंने माइनस कर दिया था इसलिए। हाँ नहीं, कुछ माइनस करने की जरूरत ही नहीं। 22400 22,400 और यहां बोलिए सर यहाँ 2600 12,600 12,600 12,000 का टैक्स नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। नहीं सर 25200। हाँ 25200, वेरी गुड 25200। अच्छा अब मैं समझ पा रहा हूं जो आप कह रही हैं, हमने माइनस भी कर दिया था, आपने शायद इसका और इसका डिफरेंस भी निकाल दिया है, ऐसा बोल रहे हैं? यस सर। अब मैं आपकी बात समझा। ठीक ठीक, तब ठीक है। तो अब अगला पार्ट मैं यहाँ पे मतलब 5th का ए यही लिख सकता हूं। मैं देख लेता हूं मेरे पास क्या लिखा है। हाँ यहां पे अगर कोई पूछे कि जीएसटी सबमिटेड, केवल जीएसटी सबमिटेड बाय डीलर, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिएगा। कितना आया? 2800। अब एक चीज ध्यान देना, काफी लोग को समझ में आई है, डीलर ने बीच में कितने रुपए कमाए थे? 2800 हैं? सर उसने 10,000 कमाए। 10,000 रुपए कमाए थे डीलर ने, बीच में 10,000 रुपए कमाए। उस 10,000 का 28% 2800 आया। तो जितने कमाए उतने पे ही 28% टैक्स दिया गया। इसने 80,000 रुपीज में बेचा था, इसका सेल 80,000 में हुई थी, तो एप्पल मैन्युफैक्चरर 22400 टैक्स जमा कर देगा, जो कि 80,000 का 28% है। रिच कंज्यूमर के पास पैसा बहुत है तो उसने डीलिंग 90,000 में की थी, तो जब बिल आया होगा तो 90,000 के साथ साथ उसने 25,200 और जमा किए होंगे कि लो भाई ये डीलर और मैन्युफैक्चरर दोनों पार्टियां इसका बंदर बांट करके आगे सरकारों को दे देगी, सरकार भी आपस में उसका बंदर बांट करेंगे। वो सब देखा जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आ रहा है। अब क्योंकि हम लोग अपने क्वेश्चन को डायग्राम फ्लो चार्ट फॉर्म में ले आए हैं, तो जरा क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, जगह खाली करते हैं। अब देखिए बच्चों, 3 नाम और आ गए, आपसे ये पूछा गया था, तो जो नाम आ गए मैं वो यहां पे फिर से नोट कर रहा हूं, और नाम अपने टाइप ऑफ सेल पे रहेंगे। जैसे इंट्रा स्टेट के नीचे कौन से आएंगे, क्या आएगा इंट्रा स्टेट के नीचे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटर स्टेट के नीचे क्या आएगा? आईजीएसटी। तो अब देखिए यहां पर पूरा 28% से कैलकुलेशन किया जाए। आप क्या लिखेंगे? 28% ऑफ 90,000, और फिर से यही कर देंगे 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 90,000, जो कि आ जाएगा 25,200। तो यानी कि आउटपुट जीएसटी और आईजीएसटी में कोई फर्क नहीं रहा इस केस में। ऐसा मत बोलिएगा कि हमेशा आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी ही होता है। अगर ये इंटर स्टेट ना होता तो हम यहां आईजीएसटी ना लिखते। ठीक है, अभी हम लोग और भी तरह के केस करेंगे तो और बातें आपको समझ में आएंगी। तो एक तरीके से मैं डायरेक्टली आईजीएसटी को 25,200 लिख दूं, कोई बुराई नहीं है यहां पे, है?
नहीं है कोई बुराई। 25,200। तो आप लेकिन कैलकुलेट करके ऐसे ही दिखाएंगे 28% ऑफ 90,000। फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप कैसे करेंगे, 28 का आधा करेंगे 14 और 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80,000। उसी तरह एसजीएसटी को भी करेंगे 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80,000। ये करके आपको दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली मत कर दीजिएगा। 22,000 का आधा वो भी सही है वैसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 22,000 का आधा 11,200 तो बस हो गया, ये भी हो गया 11,200। समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा था, जब इंट्रा स्टेट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों सरकारें आधा आधा % बांट लेती हैं, केवल इधर नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पूरा कैलकुलेशन हटाकर 11,200 लिख दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे ये कहना कि ये 11,200 22,400 का आधा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एग्जाम में नंबर पाने के लिए ये स्टेप आपको करना चाहिए। ₹11,200। अब बस सारी वैल्यूज तो आपके सामने है। व्हाट इज द सीजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम डीलर? बोलिए, सीजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम डीलर है सीजीएसटी 11,200। वेरी गुड, ये तो सामने ही लिखा हुआ है आपके, है ना? और वैसे ही कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द एसजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम डीलर? सर सेम वही 11,200। वेरी गुड। What is the IGST collected from consumer? 25,200 rupees 25,200। ठीक है, नोट करते जाइए। जिसको हम लोग कह रहे हैं सीजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम डीलर, उसको हम एक और नाम से पुकार सकते हैं। किस नाम से? सीजीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। ऐसा नहीं बोल सकते, फ्रॉम और बाय थोड़ी अंग्रेजी हो गई। डीलर ही दिया, हाँ है ना, दिया तो डीलर ही ना। कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, एक ये तरीका भी हो सकता है। उसी तरह एसजीएसटी में भी बोल सकते हैं कलेक्टेड बाय मनु। ठीक है, ये तो एक ही बातें हैं। उसी तरह हम लोग आईजीएसटी भी बोल सकते हैं। आईजीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर, तो आईजीएसटी कलेक्टेड बाय क्या होगा? बोलो भाई, कलेक्टेड बाय डीलर। समझ रहे हो ना? उसी चीज को दो तरीके से बोला जा सकता है। तो उसको जरा मैं कायदे से लिख देता हूं। अब देखो, जो हम लोगों ने सीखा था उसको मैंने एक अलग टेबल में लिख दिया है। यहां पे इसका मतलब क्या है? सीजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम डीलर क्या होगा? 11,200। सीजीएसटी कलेक्टेड बाय एप्पल या मैन्युफैक्चरर एप्पल मनु, वो भी 11,200 होगा। एसजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम डीलर, वो भी 11,200 होगा। इसको दूसरी तरीके से बोला जा सकता है कलेक्टेड बाय एप्पल मैन्युफैक्चरर, ये भी बोला जा सकता है। और आईजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर 25,200, इसको दूसरी तरीके से कैसे बोला जा सकता है? यहां बताइए, फ्रॉम बाय हाँ, वेरी गुड, कलेक्टेड बाय डीलर। इसका मतलब कंज्यूमर से ही जाता है। हाँ, सारी कंज्यूमर की जेब जल जाती है। ठीक है, कंज्यूमर की जेब से सारा पैसा निकाला जाता है। अब देखिए, एक और तरीके से बोला जा सकता है सबमिटेड बाय एप्पल मनु टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तब ये ऐसे लिखेगा, जीएसटी, सी को उड़ा देगा, जीएसटी सबमिटेड बाय एप्पल मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमें समझ लेना है कि
सीजीएसटी ही निकालना है। ऐसे ही एक और तरीका होगा, जीएसटी सबमिटेड बाय एप्पल मनु टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो भी आ जाएगा 11,200। लेकिन सबमिटेड यहां आईजीएसटी इधर ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, एक ही पार्टी ले रही है क्या, ऐसा नहीं लिख सकते। ये 25,200 जो है ये डीलर तो ले रहा है, ये कलेक्टेड बाय डीलर तो ठीक है, लेकिन यहां सबमिशन नहीं हो रहा है। पूरे सुन लीजिए, पूरे आउटपुट जीएसटी का या पूरे आईजीएसटी का सबमिशन किसी एक पार्टी को नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग यहां पे कुछ नहीं लिख पाएंगे, इसको कटा दीजिए, ऐसा सवाल पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारे देखिए, सारे केस लिख रहे हैं, ये है एक ही चीज। पार्ट 6 का चाहे इस फॉर्म में आंसर पूछा जाए तब भी यही होगा, चाहे इस फॉर्म में आंसर पूछा जाए तब भी यही होगा, चाहे इस फॉर्म में आंसर पूछा जाए तब भी यही होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब आईजीएसटी पेड बाय डीलर, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। डीलर अपने 10,000 पे जो प्रॉफिट ले रहा है उसी पे 28% टैक्स देगा। 10,000 का 28% क्या हुआ, 2800, ठीक है। आईजीएसटी पेड बाय डीलर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकालना चाहिए, एमएल अग्रवाल भी यही कर रही है। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यहां पे आईजीएसटी की जगह सिर्फ जीएसटी लिखा रहता तब भी हम यही करते हैं सर। लेकिन वो इंटरेस्ट का झमेला नहीं था जो हम लोग का। हाँ, कोई नहीं, कोई इसीलिए ये टेबल बनाना सीखे और झमेलों से बचते रहिए, ठीक है। आईजीएसटी अगर यहां पे है तो यहां पे डीलर जो है इंटर स्टेट के हिसाब से आईजीएसटी सबमिट करे दे रहा है केंद्र सरकार को। कितना, 25,200 और 22,400 का डिफरेंस, यानी कि ₹2800, ठीक है। बहुत ध्यान देना। अब देखो यहां पे आईजीएसटी 25,200 लिखा है, यहां आईजीएसटी पेड बाय डीलर 2,800 लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आईजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम रिच कंज्यूमर है और ये आईजीएसटी पेड बाय डीलर है। आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं होता है कि 25,200 भी मोदी जी ले गए और 22,400 भी मोदी जी ले गए, मोदी जी लिए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आईजीएसटी पेड बाय डीलर है, ये आईजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम रिच कंज्यूमर है। आईजीएसटी बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि इंटर स्टेट वाले हाफ में हैं हम लोग अभी। अब फिर से बताइए, टोटल जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने जीएसटी के नाम पे, चाहे वो आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, इससे मतलब नहीं है हमें। वैसे तो कंज्यूमर सिर्फ आईजीएसटी दे रहा है क्योंकि वो इंटर स्टेट के एक्सट्रीम लेवल पे बैठा हुआ है, मतलब सबसे राइट साइड पे बैठा हुआ है। तो बताइए, कंज्यूमर की जेब से जीएसटी के नाम पे कितने रुपए वसूले गए? बिल्कुल, है ना। तो 25,200 के कई रूप, आउटपुट जीएसटी भी वही है, आईजीएसटी पेड बाय रिच कंज्यूमर भी वही है, टोटल जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर वही है, ठीक है। उसी तरह तुरंत आप बता देंगे टोटल जीएसटी पेड बाय डीलर कितना होगा। ये तो वही है, डीलर अपने 10,000 पे कमा देगा, ₹2800, काफी कम है ना। 10,000 का प्रॉफिट कमाया है तो 2800। और टोटल जीएसटी पेड बाय एप्पल मैन्युफैक्चरर, बोलिए भाई। हाँ, 22,400, वेरी गुड, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर दो ट्रांजैक्शन हुए, एक 80,000 वाला और एक 90,000 वाला, तो यहां पर दो बिल फाड़े जाएंगे। अब वो बिल क्या क्या होंगे देख लेते हैं। अब ये आप बताएंगे कि जो दो बिल फाड़े जाएंगे, एक बिल यहां पे होगा, ये बिल कौन पे करेगा, डीलर पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, ठीक है।
billing amount paid by dealer to Apple manufacturer and this billing amount will include GST in it. तो एप्पल कहेगा कि भाई 80,000 तो तुम हमें दो ही दो, और क्या दो, GST और साथ साथ में तुम हमें 22,400 भी 1,02,400 रुपीज 1,02,400 है ना। तो देख रहे हैं जो मोबाइल 80,000 का था वो टैक्स की वजह से 1,00,000 का तो यहीं पहुंच गया, ठीक है। ओके, और कंज्यूमर 90,000 प्लस 25,000। हाँ वेरी गुड, सही जा रहे हो। सर इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं लिखा है कंज्यूमर का तो सर कंज्यूमर का तो 90,000 प्लस 25,000 हाँ ये रहेगा, तो बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, सर तभी तो हम कह रहे हैं कि वो बोलते रहिए। सर 25,400 लिखे आप। अच्छा सॉरी, तो इससे मैच कर दिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 115, ठीक है ना। सर इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं लिखा था क्या करते, सिर्फ प्राइस। नहीं, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर अगर इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं भी लिखा रहता तब भी आप इंक्लूडिंग जीएसटी देते, उल्टा होता प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तब आप क्या करते, 90,000। और सर जैसा आप बोल रहे हैं ना, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर अगर खाली लिखा भी हो तब भी हम पूरा लिखेंगे। हाँ तब भी आप यही लिखेंगे, बिल्कुल नहीं होगा सर। ये अमाउंट बाय पेड बाय द डीलर टू मैन्युफैक्चर में तो जीएसटी होएगा ही होएगा। हाँ अमाउंट अगर है, अमाउंट तो बिल्कुल बिलिंग अमाउंट है तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। और सर अगर जीएसटी सर अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं लिखा होगा तो तब भी आप इंक्लूड जीएसटी करके आइएगा, क्योंकि जीएसटी के सवाल में ये आपसे एक्सपेक्टेड होगा। लेकिन एक्सक्लूडिंग जब लिखा हो तो एक्सक्लूड कर देना बस, ठीक है ना। अब किसको कितना मिला, अभी तक हम लोग ने क्या किया, किसने कितना दिया। अब सरकारों को मिला है भाई, जो भी जीएसटी मिलना है सरकार को मिलना है, इनको देना है, इनको पहुंचाना है, इनको पहुंचाना है। इन दोनों का तो बेचारों का कोई रोल नहीं, फ्री में काम कर रहे हैं ये एक तरीके से। और ये भाई अमीर है तो इसलिए अमीरी का टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों की टैक्स सिर्फ लग्जरी आइटम में नहीं लगता है, हर चीज में लगता है, बिस्कुट टॉफी में भी लगता है, बहुत मामूली चीजों में भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट, इस चीज को समझने के लिए पहले मैं एक चार्ट बनाता हूं। देखिए रिच कंज्यूमर ने 25,200 रुपए दे दिए, 25,200 रुपए किसको दे दिए, डीलर को दे दिए। अब डीलर इसके दो टुकड़े करेगा, क्या क्या बोलेगा, मैं अपना 2,800 दे देता हूं पहले तो। किसको देगा ये 2,800, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस फॉर्म में, आईजीएसटी के फॉर्म में। और ये क्या बचा हुआ 22,400 मैं नहीं रखूंगा भाई, ईमानदारी से पहुंचा दूंगा। किसको पहुंचा दूंगा, एप्पल मैन्युफैक्चरर को। अब एप्पल मैन्युफैक्चरर क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कर रहा है डीलर से वो इंट्रा स्टेट है, तो वहां पे दो दो आइटम बैठे होंगे, तो फिर से बंटवारा होगा। ये 22,400 किसी नाम पे नहीं है, इसको आप जैसे ये आईजीएसटी को आप आउटपुट जीएसटी बोल रहे हैं, ये आईजीएसटी केवल कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है एट दिस स्टेज। लेकिन इस 22,400 को आप इनपुट जीएसटी बोल सकते हैं, बाकी और कुछ नाम नहीं दे सकते आप, क्योंकि ये टोटल है, इसके दो टुकड़े होंगे। फिर क्या टुकड़े हो गए, 11,000। अच्छा ये इससे अलग है यार, मतलब इज इक्वल टू ये मत मान लीजिएगा, ठीक है। 11,200 और फिर 11,200। ये 11,200 आप चाहे इसको सीजीएसटी बोल लीजिए, चाहे उसको सीजीएसटी बोल लीजिए, ये हो गया एसजीएसटी।
किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 25,200 डीलर ने वसूले किससे? कंज्यूमर से। सारे पैसे कंज्यूमर की जेब से निकले। उस 25,200 के दो टुकड़े हुए, 22,400 और 28,200। 22,400 अभी किसी सरकार को नहीं दिए गए, एप्पल ने थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लिए, उसके दो टुकड़े किए, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। डीलर ने 2800 सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार यहां मिला और एक बार यहां मिला, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को केवल एक बार यहां मिला। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा स्टेट? यूपी। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा सेंट्रल? इंडिया। महाराष्ट्र अकेला रह गया। हाँ, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला, यही आपको समझाना था। तो उत्तर प्रदेश से ही निकल रहा है तो उसी को मिलेगा। क्या कह रहे हैं? सब गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक तो उत्तर प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश आपका महाराष्ट्र में था, लेकिन उत्तर प्रदेश से जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को ही मतलब उसी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उन्होंने अपने यहाँ प्लांट लगवाया है, तो अच्छी बात है यार, वहां पे थोड़ा बहुत टैक्स उसको मिलना चाहिए प्लांट लगवाने का। लेकिन मुंबई में केवल अमीर लोग रहते हैं तो उनको मिलेगा क्यों? वो देंगे, इसीलिए दे रहे हैं। सारा लेने की बात है तो सारा महाराष्ट्र से लिया जा रहा है, और टैक्स के नाम पे मिलने की बात है तो महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, अगर ये उल्टा हो जाता, यहां इंट्रा होता और यहां इंटर होता, तो इस केस में महाराष्ट्र को मिल जाता आधा एसजीएसटी के हिसाब से। जब भी इंट्रा होगा, ये ए होगा, तब भी दो में बंटवारा होगा, चाहे ये इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, ठीक है। तो फिलहाल इस टेबल को हम लोग समझ लेते हैं। जीएसटी कलेक्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट, बोलिए कितना हुआ? रुपीज, बोलिए 1120। हाँ, 11200, एक आंसर हो गया। और जीएसटी कलेक्टेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बोलिए भाई, ₹0 या नील, जो लिखना चाहे। जीएसटी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओ बल्ले बल्ले, 11,200 प्लस 2800, कितना? 14,000। ये भैया मतलब काफी गलत टाइप की गलत है। 14,000। हाँ, ₹14,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, किसको कितना मिला, किसने कितना दिया, दोनों ही चीजें कर ली हम लोगों ने। कॉस्ट ऑफ मतलब बेच रहा है, अब प्रॉफिट 80,000 का ईयर की कॉस्ट प्राइस 0 रखेंगे। चलिए मैं बताता हूं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर एप्पल कितनी होगी ये हमें नहीं ज्यादा पता है, लेकिन एप्पल अपना रेट लगा रहा है 80,000, तो क्या एप्पल अपना प्रॉफिट नहीं ले रहा होगा? जरूर ले रहा होगा, नहीं तो प्लांट क्यों रन कर रहा है, मजदूरों का पेमेंट कैसे करेगा? तो एप्पल 80,000 जो ले रहा है उसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, लेकिन एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, और ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर एप्पल हो जाएगी ₹80,000, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड जीएसटी। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है कि आपसे पूछा जाए एग्जाम में, लेकिन ये एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने इसे अपनी थ्योरी में शामिल कर लिया। तो अब इसके बाद और केसेस हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अब उसके बाद इसी तरह के दो केस होंगे, एक होगा इंटर इंट्रा, मतलब बदल जाएगा, समझ गए ना? ट्रा इधर आ गया, टर इधर आ गया, देखो। फिर एक ये तो इसी के जैसा होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक और होगा, वो बहुत आसान होगा, इंटर इंटर। सबसे आसान ये होता है, दिस इज सबसे आसान, यही एग्जाम में आएगा भी, बोर्ड एग्जाम में।
क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे बंदर बांट करने की जरूरत नहीं, इंटर में केवल आईजीएसटी, इंटर में केवल आईजीएसटी, ठीक है। और जो मैंने कराया है मैं इसे सबसे कठिन मानता हूं, क्योंकि यहां पे सारे केसेस हुए जा रहे हैं। और थोड़ा आसान कैसा होगा? इंट्रा इंट्रा, ठीक है। तो ये इसको कोशिश करेंगे हम लोग अगली क्लास में करने की।